वृष्टि की भूख तो लगी थी, लेकिन जब उसने देखा कि मल्हार ने क्या बनाया है तो उसकी भूख ही मर गई। थाली में बिल्कुल सादा उबला हुआ खाना था, स्प्राउट्स का सलाद, उबली हुई सब्जियां और दाल। कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, बस सफेद और हरे रंग का खाना। खाने की खुशबू भी वैसी नहीं थी जैसी वो आमतौर पर घर के खाने से आती है। कम से कम साथ में अचार ही मंगवा लेते, वृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। मल्हार ने प्यार से उसकी तरफ देखा। उसे पता था कि वृष्टि को यह खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसकी सेहत के लिए यह जरूरी था। यह ठीक बात नहीं है वृष्टि, इस तरह लगी हुई थाली को मना नहीं करते। लेकिन यह तो बिल्कुल फीका लग रहा है, वृष्टि ने शिकायत की। वो थाली को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा कड़वी दवाई को देखता है। मल्हार ने धैर्य से समझाया, इस खाने में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हैं जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे ही नहीं, जरूरी भी हैं। तुम्हें चोट लगी है और अब तुम्हारे शरीर को ठीक होने के लिए सही पोषण चाहिए। उसने प्यार से आगे कहा, देखो, स्प्राउट्स में फाइबर होता है, ये सब्जियां फ्रेश हैं और दाल में प्रोटीन है। तुम्हारे वुंड्स को हील होने के लिए ये सब चाहिए। वृष्टि ने अनिच्छा से थाली की तरफ देखा। मल्हार की बात में दम था और वो जानती थी कि उसने उसके लिए इतनी मेहनत की है। उसने देखा कि मल्हार ने कितने प्यार से सब कुछ अरेंज किया था। छोटी कटोरियों में अलग अलग चीजें, साफ चम्मच और पानी का गिलास भी साइड में रखा था। गुड, अब खाना शुरू करो। पहले ये स्प्राउट सलाद खाओ, इसमें नींबू डाला है, इससे स्वाद अच्छा हो जाता है, मल्हार ने उत्साह से कहा। वो उसे एनकरेज करने की कोशिश कर रहा था। वृष्टि ने पहला कौर मुंह में डाला। सच में नींबू की वजह से स्वाद बुरा नहीं था, थोड़ा खट्टा मीठा लग रहा था। धीरे धीरे उसने पूरा खाना खत्म कर दिया। मल्हार खुश होकर देख रहा था कि वो अच्छे से खा रही है। खाना खत्म करने के बाद मल्हार ने कहा, वृष्टि, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? वृष्टि ने पूछा, अभी भी पानी पी रही थी। डॉक्टर सदाना के पास, तुम्हारा चेकअप कराना है। वृष्टि ने आश्चर्य से कहा, इतनी छोटी सी चोट के लिए ये सब ज्यादा नहीं है? उसे लगता था कि वो बिल्कुल ठीक हैं। नहीं वृष्टि, ये ज्यादा नहीं बल्कि जरूरी है, देर मत करो, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मल्हार की आवाज में फर्म लेकिन केयरिंग टोन था। लेकिन तुम्हारी सर्जरी का क्या होगा? वृष्टि ने चिंता से पूछा। उसे अचानक याद आया कि मल्हार भी एक डॉक्टर है और उसका भी काम है। आज मेरी सिर्फ एक ही सर्जरी है, मेरी सर्जरी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक चलेगी, उससे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर सदाना के पास छोड़ दूंगा। वृष्टि ने अचानक घबराहट में कहा, क्या? फिर मेरा क्या होगा? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हुआ कि वो कितना डिपेंडेंट लग रहा है। उसके गाल लाल हो गए। वो शर्मिंदा थी कि उसने इतना चाइल्डिश रिएक्शन दिया। मल्हार मुस्कुराया, तुम डॉक्टर सदाना के साथ रहोगी, वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो मेरे सीनियर हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर सदाना ने उन्हें देखते ही कहा, आओ डॉक्टर वशिष्ठ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर सदाना 50-55 की उम्र के एक अनुभवी डॉक्टर थे। उनके चेहरे पर विजडम और काइंडनेस दोनों दिखाई दे रही थी। उन्होंने वृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, तो ये है मिस वृष्टि। मल्हार ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, सर, फैमिली फ्रेंड। वो नहीं जानता था कि वृष्टि को कैसे इंट्रोड्यूस करें। वृष्टि को फैमिली फ्रेंड सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसे लगा कि शायद ये सबसे सेफ ऑप्शन था। डॉक्टर सदाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ये भी ठीक है, मेहमान की खातिरदारी करनी चाहिए, वो भी तब जब मेहमान इतनी खूबसूरत हो। वृष्टि के गाल फिर से लाल हो गए। वो नहीं जानती थी कि इस कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब दें। डॉक्टर सदाना ने आगे कहा, लगता है किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वृष्टि और भी शर्मा गई। उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं। डॉक्टर सदाना ने मल्हार की तरफ देखते हुए कहा, और इनोसेंट भी, क्यों मल्हार? सही कह रहा हूं ना? मल्हार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उसकी आंखों में भी कुछ खास चमक थी। चेकअप के बाद मल्हार को अपनी सर्जरी के लिए जाना था। वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते समय रुका और भगवान गणेश की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। ये उसकी हमेशा की आदत थी, किसी भी इंपॉर्टेंट काम से पहले भगवान से ब्लेसिंग मांगना। अस्पताल की ओटी में जब डॉक्टर मल्हार दाखिल हुए तो माहौल एकदम अलग था। आज सर्जरी जल्दी खत्म हो गई थी, सिर्फ 1.25 घंटे में। स्टाफ की नर्सें और जूनियर डॉक्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर शरारत भरी मुस्कान थी। हवा में कुछ अलग सा उत्साह था, जैसे कोई मजेदार राज छुपा हो। सर, आज बहुत खुश लग रहे हैं, एक नर्स ने आंख मारते हुए कहा। आज पूरा दिन आपकी स्पेशल गेस्ट आपके साथ रही ना? मल्हार समझ गए कि बात वृष्टि की हो रही है। वो मुस्कुराए, लेकिन कुछ कहने से पहले ही दूसरी नर्स बोल पड़ी, सर, वो आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी?
इसमें पूछने की क्या बात है? तीसरी नर्स हंसते हुए बोली। गर्लफ्रेंड ही हैं, सुबह से दोनों साथ हैं। देखो आज खाना भी उसी के साथ खाया। कैंटीन में कितने प्यार से बात कर रहे थे। चौथी नर्स भी शामिल हो गई। और वो कितनी सुंदर हैं। सच में लकी हैं आप सर। पूरी टीम हंसने लगी। मल्हार थोड़ा शर्माए, उनके गाल हल्के गुलाबी हो गए, लेकिन तभी सिस्टर लीना पॉल का तेज आवाज गूंजा। शट अप ऑल ऑफ यू। कोई भी डॉक्टर मल्हार को तंग नहीं करेगा, वरना उसकी 2 दिन की अनुपस्थिति लगा दूंगी, साथ में नाइट ड्यूटी अलग से। सबकी हंसी एकदम बंद हो गई। सिस्टर पॉल की सख्ती पूरे अस्पताल में मशहूर थी। उनकी एक आवाज से सबके होश उड़ जाते थे। वो डॉक्टर मल्हार की तरफ मुड़ी। डॉक्टर मल्हार, इतना शांत रहना भी सही नहीं। देखिए आपसे डरते ही नहीं है ये लोग। मल्हार ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप है ना? सिस्टर पॉल भी मुस्कुराईं, उनका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। फिर वो धीमी आवाज में बोली, वैसे डॉक्टर, शी इज सो क्यूट एंड इनोसेंट। सच में बहुत अच्छी लड़की लगती है। इधर वृष्टि मल्हार के केबिन में बैठी थीं, हाथ में डॉक्टर सदाना के प्रिस्क्रिप्शन लिए। कागज पर लिखी हुई जांचों की लंबी लिस्ट देखकर उसका चेहरा परेशानी से भर गया था। ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन और न जाने क्या क्या। हर जांच के आगे लिखी रकम देखकर उसका दिल बैठ गया था। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कौन करता है? वो बुदबुदाई। लगता है पागल हो चुके हैं, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? इन जांचों के पैसे कहां से लाऊंगी? घर पर पता चला तो पापा तो पहले ही कहते रहते हैं कि लड़कियों को इतना काम नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से वृष्टि को लगातार थकान, सिरदर्द और चक्कर आ रहे थे। कभी कभी नजर भी धुंधली हो जाती थी। सुबह उठते ही लगता था जैसे रात भर सोई ही ना हो। दोपहर में काम करते समय अचानक से तेज सिरदर्द शुरू हो जाता था, लेकिन उसने इन सबको सिर्फ काम की वजह से होने वाली थकान समझा था। आखिर कौन सोचता है कि ये सब किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, खासकर जब आप सिर्फ 22 साल के हों। वो सोच रही थी कि अचानक उसे तेज चक्कर आया, कमरा घूमने लगा, सिर में दर्द बढ़ गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो मल्हार की कुर्सी पर ही सो गई, गहरी नींद में, जैसे शरीर ने हार मान ली हो। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गईं। जब मल्हार केबिन में वापस आए तो वृष्टि को सोता देखकर चुपचाप बाहर निकल गए। उन्होंने सोचा कि शायद वो थक गई है, लेकिन डॉक्टर सदाना से मिलने के बाद उनकी दुनिया हिल गई। डॉक्टर सदाना का चेहरा गंभीर था, उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वो बोले, मल्हार, जो कुछ भी सुना है उससे साफ है कि मामला गंभीर है। मुझे शक है कि वो स्टेज 1 पर है। बाकी जांचों के बाद पक्का होगा, पर इतना कंफर्म है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। मल्हार का चेहरा सफेद पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं सर, वो तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। ये बीमारी ऐसी ही है, डॉक्टर सदाना ने समझाया। शुरुआत में लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कल वाला हादसा ना हुआ होता तो शायद हमें यह बीमारी तब पता चलती जब कैंसर 3rd स्टेज तक पहुंच चुका होता। मल्हार सन्न रह गए। वृष्टि को कुछ पता नहीं था, उसके घरवालों को भी नहीं। वो तो सिर्फ थकान समझकर इन सब लक्षणों को नजरअंदाज करती रही थी। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, सब कुछ अब अलग नजर से दिख रहा था। डॉक्टर सदाना ने मल्हार के कंधे पर हाथ रखा। मल्हार, अब इस लड़की की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम उसके लिए एक वरदान बनकर आए हो। अगर तुम ना होते तो शायद बहुत देर हो जाती। अब समय बहुत कम है। मल्हार के सामने अब एक भारी जिम्मेदारी थी। वृष्टि, जो अभी भी उनके कैबिन में बेखबर सो रही थी, उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कितने बड़े खतरे में है। उसे नहीं पता था कि जिन लक्षणों को वो सामान्य थकान समझ रही थी, वो दरअसल एक गंभीर बीमारी के संकेत थे। मल्हार की नजर वृष्टि पर टिकी हुई थी। वो वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांत, गहरी नींद में डूबी हुई। उसे देखते हुए मल्हार के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। ये लड़की उसे अब किसी अनसुलझी पहेली जैसी महसूस होने लगी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मल्हार की परेशानी और भी गहरी होती जा रही थी। वृष्टि को सोए हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे। मल्हार सोच रहा था कि क्या सच में वो इस लड़की को नहीं जानता जिसे उसने उसके बचपन से देखा था। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था और उस पर नाजुक सा सुकून बिखरा हुआ था, लेकिन जिसके भीतर चुपके चुपके एक जानलेवा बीमारी अपनी जड़ें जमाती जा रही थी। ये विचार मल्हार को और भी बेचैन कर रहा था। वो लगातार वृष्टि के चेहरे पर बदलाव देखने की कोशिश कर रहा था, कोई संकेत ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि उसकी तबीयत कैसी है। अचानक वृष्टि की आंखें खुली। वो थोड़ी भ्रमित लग रही थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो कहाँ है। उसने अपना सिर हिलाया और फिर अचानक घबराकर बोली, क्या आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? हमें तो घर जाना था ना। उसकी आवाज में एक अजीब सी हताशा थी, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। मल्हार ने देखा कि वृष्टि के चेहरे पर दर्द के निशान थे।
वो अपने माथी को दबा रही थी और उसकी सांस तेज हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ नहीं हुआ, बस मुझे हद से ज्यादा देर हो गई है, वो बुदबुदाई। मल्हार को लगा कि वृष्टि सिर्फ समय की चिंता नहीं कर रही, बल्कि किसी और बड़े डर से परेशान है। तभी वृष्टि का फोन बजा। उसने देखा कि मम्मी का कॉल था। फोन उठाते ही उसकी आवाज में एक अजीब सा डर आ गया। मल्हार ने गौर किया कि वृष्टि की आवाज कांप रही थी। मैं बस अभी आ रही हूं मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आकर सब कर दूंगी, बस आ रही हूं। उसकी आवाज में जो गिड़गिड़ाहट थी वो सुनकर मल्हार का दिल दुखने लगा। मल्हार उसकी हालत देखकर दंग रह गया। उसने पहली बार देखा कि कोई बेटी अपनी ही मां से इतना खौफ कैसे खा सकती है। वृष्टि की आवाज में जो गिड़गिड़ाहट थी वो मल्हार के दिल को छू गई। वो सोच रहा था कि आखिर वृष्टि के घर का माहौल कैसा होगा कि एक बेटी को अपनी मां से इतना डर लगता है। फोन काटने के बाद वृष्टि की बेचैनी और भी बढ़ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अपना फोन देख रही थी। फिर नैना का फोन आया, फिर प्रियांशी का। हर कॉल के साथ वृष्टि और भी परेशान होती जा रही थी। मल्हार देख रहा था कि हर फोन के बाद वृष्टि की परेशानी दुगनी हो जा रही है। वक्त 7 बजने वाले थे और वो जानती थी कि घर में उसका इंतजार होगा। तभी एक मेडिकल असिस्टेंट आया। उसका नाम सोलंकी था। वृष्टि जी, आपका ब्लड सैंपल लेना है, उसने कहा। वृष्टि ने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मल्हार ने देखा कि वृष्टि ने बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए अपना हाथ दे दिया। सुई लगने पर उसके चेहरे पर दर्द के भाव आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी ये चुप्पी मल्हार को और भी परेशान कर रही थी। पट्टी को 1 मिनट तक दबाकर रखना है, सोलंकी ने समझाया। रिपोर्ट्स 1-2 दिन में मिलेंगी। वृष्टि ने सिर्फ सिर हिलाया। मल्हार को लगा कि वो अपनी बीमारी के बारे में भी उतनी ही चुप है जितनी अपने घर की समस्याओं के बारे में। मल्हार ने वृष्टि की परेशानी देखी तो उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। वो सोच रहा था कि शायद उसकी मौजूदगी में वृष्टि को कम डांट पड़े, लेकिन वृष्टि ने तुरंत मना कर दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही डांट खा लूंगी, वो मुझे डांटेंगी, आपको नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मल्हार को समझ आया कि वृष्टि न सिर्फ अपनी मां से डरती है, बल्कि वो नहीं चाहती कि कोई और उसकी पारिवारिक समस्याओं को देखे। मल्हार को समझ आ गया कि वृष्टि सार्थक से भी डरती है। उसके घर का माहौल कितना कठोर होगा, यह सोचकर ही मल्हार का दिल भर आया। वो सोच रहा था कि एक लड़की को अपने ही घर में इतना डर क्यों लगता है। जैसे जैसे वृष्टि जाने की तैयारी कर रही थी, मल्हार उसे और गौर से देख रहा था। वृष्टि का रहन सहन चाहे कितना भी साधारण, पिछड़ा या दबा दबा क्यों ना हो, लेकिन उसके नयन नक्श असाधारण थे। उसमें एक गहरी और छुपी हुई सुंदरता थी जो आंखों से उतरकर सीधे दिल में असर डाल रही थी। मल्हार को लगा कि वृष्टि की ये सुंदरता उसके दबे हुए व्यक्तित्व की वजह से और भी निखर कर दिख रही है। मल्हार को एहसास हुआ कि वृष्टि और उसकी बहनों के जीवन में कितना बड़ा अंतर है। नैना और प्रियांशी आधुनिक, खुले विचारों वाली लड़कियां थीं जो अपनी मर्जी से जीती थीं। वो अपने फैसले खुद लेती थीं, अपनी बात कहने से नहीं डरती थीं। लेकिन वृष्टि का जीवन बिल्कुल अलग था। वो हमेशा दबी दबी रहती। कार में बैठते ही वृष्टि का चेहरा उदास हो गया था। उसका सिर दुख रहा था और काम की चिंता उसे परेशान कर रही थी। दर्द की वजह से उसकी आंखें भी भारी लग रही थीं और वो बार बार अपने माथे को दबा रही थी। मल्हार ने उसकी हालत देखी तो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वृष्टि, अब अपने खाने का खास ख्याल रखना, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं। तुम्हें प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है, वक्त पर खाना खाना है, और हाँ, चाय कॉफी अब बंद ही कर दो, दूध पी लिया करो, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मल्हार की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वो जानता था कि वृष्टि की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। उसे लगता था कि अगर वो सही समय पर सही सलाह नहीं देगा तो बात और बिगड़ सकती है। वृष्टि ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसका सिर इतना दुख रहा था कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। काम के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भी दुखने लगी थीं। ऑफिस में अधूरे काम की चिंता उसे खाए जा रही थी। सोनू के साथ मीटिंग रद्द हो जाने से उसका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया था। चुपचाप अपने बैग से पेन किलर निकालकर वो उसे खाने की कोशिश करने लगी। ये क्या किया आपने? मल्हार ने तुरंत उसके हाथ से दवाई छीन ली। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थीं। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, क्या करूं? मेरी दवाई वापस कीजिए, मेरा सिर दुख रहा है, वृष्टि ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में दर्द और परेशानी साफ सुनाई दे रही थी। पेन किलर खाना सही नहीं है, समझी तुम? मल्हार ने दृढ़ता से जवाब दिया। ये दवाइयां सिर्फ दर्द को दबाती हैं, ठीक नहीं करती। तुम्हें आराम की जरूरत है, दवाई की नहीं। वृष्टि की परेशानी बढ़ती जा रही थी।
दर्द से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वो बार बार अपनी कनपट्टी दबा रही थी। प्लीज़, अब तो मेरी आंखें भी दुखने लगी हैं मल्हार जी, दवाई दे दो वरना मुझसे काम नहीं होगा घर पर। सोनू को तो वैसे भी अभी मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं वृष्टि, मल्हार का जवाब साफ था। आराम करो, दवाई की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सेहत इन गोलियों से और बिगड़ेगी। आराम कोई करने देगा तब ना, वृष्टि ने हताशा में कहा। उसकी आवाज़ में निराशा और थकान दोनों थी। जब वे वृष्टि के घर पहुंचे तो वृष्टि ने जल्दी से कार से उतरने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि अगर वो जल्दी घर चली जाएगी तो मल्हार को अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू इस सब के लिए। रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए, कल इनके पैसे मैं घर पर दे आऊंगी। गुड नाइट। लेकिन मल्हार भी कार से उतर गया। मुझे अंदर सबसे बात करनी है, इसीलिए मैं भी चल रहा हूं साथ। उसका मन कह रहा था कि वृष्टि के परिवार को सच्चाई जानने का हक है। आज तो बहुत घूमना फिरना हो गया। नहीं मल्हार जी, वृष्टि ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मल्हार का फैसला पक्का था। वो जानता था कि अगर आज नहीं बताया तो कल और मुश्किल हो जाएगी। घर के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। कृष्णा जी और सार्थक दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। देर से आने की वजह से दोनों परेशान लग रहे थे। मल्हार ने विनम्रता से देर से आने के लिए माफी मांगी। सॉरी आंटी जी, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक में फंस गए थे। कृष्णा जी का चेहरा सख्त था। वो वृष्टि को घूर कर देख रही थी जैसे सारी गलती उसकी हो। सार्थक भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। जब रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया तो सार्थक ने एक क्रूर टिप्पणी की। उसकी आवाज में व्यंग्य और कड़वाहट थी। मुझे तो पहले ही पता था इसको कुछ नहीं होना, बड़ी मजबूत जान है, तभी तो पूरा परिवार निगलकर। ये सुनकर मल्हार का धैर्य टूट गया। उसे वृष्टि की हालत पता थी और परिवार की इस बेरुखी से वो परेशान हो गया था। सार्थक के शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, उसे ट्यूमर है, सुन रहे हैं आप सब? ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कृष्णा जी और सार्थक दोनों सदमे में आ गए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना है। कृष्णा जी का मुंह खुला का खुला रह गया और सार्थक की आंखें फैल गईं। अचानक रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। वृष्टि! मल्हार चिल्लाया और तुरंत रसोई की तरफ दौड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वहां वृष्टि बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी थी। ये खबर सुनकर उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। उसके हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया था। मल्हार ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके कमरे की तरफ ले गया। वृष्टि, आंखें खोलो, मल्हार ने उसे बिस्तर पर लेटाते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो उसके माथे पर हाथ रखकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। परिवार के बाकी सदस्य भी कमरे में आ गए थे, लेकिन सब सदमे में थे। कृष्णा जी के आंसू निकल आए थे और सार्थक का चेहरा पीला पड़ गया। जब वृष्टि अचानक बेहोश हो गई तो मल्हार का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो उसे हिलाने की कोशिश कर रहा था। बार बार उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वृष्टि का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, जैसे कि उसमें जान ही ना हो। घर में सबको आवाज लगाई, सुनाई नहीं दिया, पानी लेके आओ। लेकिन वृष्टि की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी सांस धीमी और अनियमित हो गई थी। मल्हार का डॉक्टर वाला दिमाग तुरंत काम करने लगा। उसकी मेडिकल ट्रेनिंग ने तुरंत अलार्म बजाया, ये कोई साधारण बेहोशी नहीं है। वृष्टि की नब्ज कमजोर थी, उसकी पुतलियां सामान्य रिएक्शन नहीं दे रही थीं। बिना एक पल गवाए वो अपने घर की तरफ दौड़ा। उसे अपना मेडिकल बैग चाहिए था, कुछ जरूरी दवाइयां चाहिए थीं और सबसे जरूरी उसका स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर मॉनिटर। घर पहुंचकर मल्हार ने जल्दी से अपना बैग उठाया। नलिनी रसोई में खाना बना रही थी और उसने देखा कि मल्हार कितनी तेजी से भाग रहा है। उसने चिंता से पूछा कि क्या बात है, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि वृष्टि के घर जा रहा हूं, उसकी तबीयत खराब है। नलिनी की चिंता बढ़ गई, क्योंकि मल्हार के चेहरे पर जो घबराहट थी वो कुछ साधारण नहीं लग रही थी। लेकिन मल्हार के पास समझाने का वक्त नहीं था। मृदंग भी पीछे पीछे आ गया। वो समझ गया था कि कुछ गंभीर बात है। जब वो वृष्टि के घर पहुंचे तो सार्थक ने बताया, बेहोश हो गई है वृष्टि। मृदंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मल्हार को देखा, जो पूरी तरह से डॉक्टर मोड में था, अपने बैग से इंस्ट्रूमेंट्स निकाल रहा था। मल्हार ने तुरंत वृष्टि की जांच शुरू की। उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, बहुत लो था, जो एक खतरनाक संकेत था। नाड़ी देखी, सांस की जांच की, आंखों की पुतलियों का रिएक्शन टेस्ट भी किया। हर टेस्ट के साथ मल्हार का चेहरा और गंभीर होता जा रहा था। मृदंग ने उसे शांत रहने को कहा। रिलैक्स मल्हार, तू डॉक्टर है, तू ही हिम्मत हारेगा तो पेशेंट्स को कौन संभालेगा? लेकिन मल्हार की चिंता बढ़ती जा रही थी। वृष्टि के लक्षण कुछ और ही कहानी कह रहे थे। उसने तुरंत एक इंजेक्शन तैयार किया और फोन पर कुछ दवाइयों का ऑर्डर दिया। उसकी आवाज में जो अर्जेंसी थी वो सबको महसूस हो रही थी। फिर वो कुछ और टेस्ट करने लगा। जब उसने रिपोर्ट्स मिली तो उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके हाथ रुक गए, जैसे कि वो कुछ बहुत बुरी खबर पढ़ रहा हो।
मृदंग बेचैनी से पूछ रहा था कि क्या हुआ है। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया था। मल्हार ने गहरी सांस ली और कहा, वृष्टि को ब्रेन ट्यूमर है। मृदंग का मुंह खुला रह गया। क्या? उसकी आवाज में अविश्वास और दहशत दोनों थी। मल्हार ने धीरे धीरे समझाया, सिर में खून के क्लॉट्स मिले हैं। यह सिर पर चोट लगने या किसी चीज से टकराने की वजह से हुआ होगा। फिर उसने वृष्टि के परिवार से पूछा, अब आप लोग बताइए, पिछले 2-3 सालों में उसे कभी सिर पर चोट लगी थी क्या? कोई एक्सीडेंट, कोई गिरना, कुछ भी? आशीष, कृष्णा और सार्थक ने इनकार किया। उनके चेहरों पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही ना हो। कोई नहीं जानता था कि वृष्टि को कभी सिर पर चोट लगी हो। मल्हार को लगा कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। मृदंग भी महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो चुप रहा। मल्हार ने बताया, अभी फर्स्ट स्टेज है, इलाज हो सकता है, कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन सार्थक का रिएक्शन बहुत अजीब था। उसने एक सिनिकल स्माइल के साथ कहा, ये देखो, मैं ना कहता था, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उसके टोन में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक तरह की सैटिस्फैक्शन थी। इस बात पर मल्हार का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि ये लोग वृष्टि की सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे थे। उनका बिहेवियर बिल्कुल भी केयरिंग नहीं था। उसने तुरंत वृष्टि का इलाज शुरू किया, इंजेक्शन लगाया, ड्रिप चढ़ाया और उसकी वाइटल साइंस को मॉनिटर करना शुरू किया। फिर मल्हार ने परिवार वालों से कहा, जाइए आप लोग अपना खाना वाना कर लीजिए, मैं वृष्टि के पास बैठा हूं। जब नलिनी ने कुछ मदद की पेशकश की तो मल्हार ने साफ कह दिया, नहीं, मैं ठीक हूं, आप बस अपना खाना और किचन का काम देख लीजिए, उतना ही काफी होगा। वृष्टि की हालत ऐसी नहीं है कि बेहोशी से उठ के वो आप सबके लिए खाना बना सके। ये बात सुनकर सबको एहसास हुआ कि मल्हार कितना गुस्से में है। उसके वर्ड्स में जो सार्केज्म था वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि उसे लग रहा था कि इन लोगों ने वृष्टि की सही देखभाल नहीं की है। घंटों बीत गए। मल्हार लगातार वृष्टि के पास बैठा रहा, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वो बार बार उसका पल्स चेक कर रहा था, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा था। मृदांग दिख रहा था कि मल्हार कितना थक गया है। मल्हार की आंखों में थकान साफ दिख रही थी, लेकिन वृष्टि को उसके परिवार के साथ अकेला छोड़ने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। कुछ तो अजीब बात थी इन लोगों में। उनके व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक थी जो मल्हार को समझ नहीं आ रही थी। मृदंग ने देखा कि उसका दोस्त कितना परेशान है। मैं यहां बैठा हूं मल्हार, वृष्टि के पास। तू घर जा, नहा ले और पहले खुद को आराम दे, और हो सके तो वापसी में खाना खा के ही आ जाना, मृदंग ने समझदारी से कहा। मल्हार ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, पर यार मैं कैसे? उसकी आवाज में झिझक साफ थी। हाँ भाई, डॉक्टर का भारी हूं, इतना तो मुझे भी आता है। ये ड्रिप खत्म होने में काफी वक्त लगेगा, तू आराम से होकर आ, कोई दिक्कत नहीं। मृदंग की आवाज में भरोसा था। मल्हार को एहसास हुआ कि सिर्फ एक ही दिन के साथ ने वृष्टि की चिंता को उसके दिल से बांध दिया था। यह कैसा अजीब रिश्ता था जो इतनी जल्दी बन गया था। कल हुई बेमौसम की बरसात ने मल्हार और वृष्टि को एक अनजाने, अनचाहे बंधन में जोड़ दिया था। वो बारिश जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी लेकर आई थी। जब कृष्णा जी ने कहा, कोई परेशानी नहीं है आंटी जी, अब तो ये सब चलता ही रहेगा, वो मेरी पेशेंट है और मैं अपने मरीज को ठीक हुए बिना छोड़ता नहीं, चाहे जो हो जाए, तो कृष्णा जी ने बड़ी बेरुखी से, बिल्कुल निर्दयता के साथ जवाब दिया, पर उसको तो बीमारी ऐसी है कि ठीक होने का भी कोई भरोसा नहीं। उनकी आवाज में जैसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। मल्हार के मन में गुस्सा आया। कैसी मां है ये? उसने मन में सोचा, अपनी ही बेटी के लिए इतनी निराशा। फिर कृष्णा जी ने शिकायत करते हुए कहा, 2 हाथ हैं मेरे, 10 नहीं, जैसे वृष्टि कुर बोझ हो। घर पहुंचकर मल्हार ने अपनी मां नलिनी जी से परेशानी भरे लहजे में कहा, बस मां, आज जो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इन लोगों को जानता ही नहीं, सब अजनबी से लगे। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये लोग ऐसे होंगे। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। नलिनी जी की आंखों में एक अजीब सा भाव आया, जैसे कोई पुराना दर्द जाग गया हो। काफी पुरानी जान पहचान है मेरी इस परिवार से। इस घर की बेटी अंजलि, यानी सार्थक की बुआ, मेरी सहेली हुआ करती थी। मल्हार चौंक गया। अंजलि? कौन अंजलि मां? उसने पूछा। बीमार हो गई थीं, दिमाग का कैंसर हो गया था, ना इलाज मिला ना देखभाल, और वक्त से पहले ही चली गईं। नलिनी जी की आवाज में गहरा दुख था। लेकिन इसका वृष्टि से क्या कनेक्शन है मां? मल्हार की बेचैनी बढ़ रही थी। नलिनी जी ने गहरी सांस ली, क्योंकि वृष्टि अंजलि की बेटी है। मल्हार को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी।
और ये घर जिसमें ये लोग आराम से रह रहे हैं वो अंजलि का है। यहां तक कि ये कारोबार भी उसके पति प्रभात का था, जो एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। नलिनी जी का चेहरा गंभीर हो गया। मल्हार की सांस तेज हो गई। मतलब ये लोग, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लंबी कहानी है बेटा, पहले तू नहा ले, फिर तुझे इन नीच लोगों की पूरी कहानी सुनाऊंगी। मल्हार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मां, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने वृष्टि के लिए खाना भी नहीं बनाया होगा।